हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लोटिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि ब्लोटिंग टेक्निक आखिर होती है। ब्लोटिंग टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है या ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे मैक्रोमोलिक्यूल होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल से मेरा मतलब है कोई भी DNA, RNA या फिर कोई भी प्रोटीन। ओके, it is a technique used to detect any macromolecule like आपका हो गया कोई DNA, कोई RNA और प्रोटीन। ठीक है, हम इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्लोटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ब्लोटिंग टेक्निक्स जो होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है, जिसमें आता है आपका सदर्न ब्लोटिंग, नदरन ब्लोटिंग एंड आपका वेस्टर्न ब्लोटिंग। ओके, मेनली 3 टाइप की ब्लोटिंग्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम मेनली जो है वो नदरन ब्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 2 को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम नदरन ब्लोटिंग। नदरन ब्लोटिंग नदरन ब्लोटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने RNA को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, यूज टू आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट द RNA। ठीक है, RNA को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? नदरन ब्लोटिंग। ठीक है, ये टेक्निक जो थी ये 1975 में सबसे पहले डिस्कवर की थी जेम्स एल्विन और उनके कलीग्स ने। ठीक है, और उनके कलीग्स ने इस टेक्निक को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। ये जो टेक्निक है बेसिकली ये वर्क करती है, इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो जिस प्रिंसिपल के वर्क करती है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने RNA को आइसोलेट करेंगे, देन उसका जेल रन करवाएंगे, उसके बाद उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे, देन हम उस पर ऐड करते हैं प्रोब। ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ जाके बाइंड करता है। ठीक है, और हमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ हम उसको लेबल करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑटो रेडियोग्राफी में उसका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम इसके बेसिकली स्टेप्स देखते हैं या फिर प्रोसीजर देखते हैं। मेनली इसके जो स्टेप है वो 6 स्टेप है। सबसे पहले आता है आइसोलेशन। ठीक है, देन आता है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन आपका 3rd स्टेप में आता है ब्लोटिंग। 4th step is hybridization with label probe सॉरी। ठीक है, लेबल प्रॉब के साथ। 5th स्टेप में आता है आपका वॉशिंग एंड 6th स्टेप में आपका आता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन। तो इन स्टेप को हम 1 बाय 1 डिटेल में जो है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? बेसिकली हमने कुछ आइसोलेट करना है। ठीक है, तो आइसोलेशन के सबसे पहले हमें जो हमारे पास जो सेल होता है, ठीक है, हमारा जो सेल होता है उसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके सेल मेम्ब्रेन को हमने तोड़ना होता है ताकि अंदर जो हमारा RNA प्रेजेंट है, ठीक है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इस सेल को तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ बफर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक आता है SDS। ठीक है, ये केमिकल होता है डिटर्जेंट SDS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सोडियम डेडोसाइल सल्फेट।
ठीक है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ठीक है। इसका हम जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो गया, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाएगा, आरएनए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें आरएनए में भी स्पेसिफिक एमआरएनए ही चाहिए, ठीक है। आरएनए तो कई टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए एक्सेट्रा, पर हमें इसके लिए एमआरएनए ही चाहिए। तो एमआरएनए के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जो एमआरएनए होता है, ठीक है, उस पर क्या होती है, एंड में एक पोली ए टेल प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपके पास ये आरएनए है, ठीक है, इसके एंड में एक पोली ए टेल जो कि वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी कि एडेनिन, ठीक है, एडेनिन प्रेजेंट होगा। जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है दैट इज़ टी, ठीक है, ये टी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो ये वाली सीक्वेंस जो है इस वाली सीक्वेंस के साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो एमआरएनए है वो आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से हम एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे क्या करेंगे, सेल लाइसिस करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसडीएस, ठीक है। उसके बाद हम एमआरएनए को उसकी जो पोली ए टेल है उसकी हेल्प से एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, ठीक है, यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की वजह से एक्सट्रैक्ट करवा लिया हमने उसको, ठीक है। अब हमें मिल गया हमारे पास अपना आइसोलेटेड आरएनए। देन हम करवाएंगे इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास जेल होता है, ठीक है, उस जेल से हम करंट पास करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर डायग्राम देखें, मान लो ये हमारे पास जेल है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यहाँ पर वेल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हम अपने जो सैंपल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, यानी कि ये आरएनए है, ठीक है, यहाँ पे हमने आरएनए को डाला हुआ है। और जब हम इस जेल से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है, जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो ये आरएनए जो होता है वो रन करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये रन करेगा। सो उसके साइज़ के बेसिस पे जो है ये हमें डिफरेंट बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जितना बड़ा बैंड वो उतना पीछे, जितना छोटा बैंड वो उतना आगे, ठीक है। इस तरीके से हमें डिफरेंट साइज़ के बेसिस पे आरएनए के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि आरएनए अब सेपरेट हो गया उसके साइज़ के बेसिस पे, ठीक है। देन हमारे पास आता है ब्लोटिंग। सो ब्लोटिंग में हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे जेल पे आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि सेपरेट हुआ है उसके साइज़ के बेसिस पे, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करना है दैट इज़ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर हम यूज़ करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन, ओके। अब आप सोचोगे हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसको जेल से, आरएनए को जेल से इस दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करवाने की। सो क्योंकि हमें जो है अपने आरएनए को स्टडी करना है, सो ये जेल चाहिए। यहाँ पे हम जेल कौन सा यूज़ करें, वो हम यूज़ करें एग्रोज जेल, ठीक, यहाँ पे हम एग्रोज जेल यूज़ करें। सो हमें इसलिए इसको इस जेल से अपने मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने क्या करना है, आरएनए को स्टडी करना है, ठीक है। तो हम इस जेल पे आरएनए को स्टडी नहीं कर सकते इजीली, और ये जो एग्रोज जेल होती है ये ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते, मतलब हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ में नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए हम इसको एक वेल स्टेबल मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि हम इजीली जो हमारा आरएनए है हम उसको इजीली क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक वो कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे नीचे बफर डाला हुआ है, यहाँ हमारी जेल प्रेजेंट है, ठीक है, जेल प्रेजेंट है, ये डिफरेंट बैंड्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर रखते हैं,
उनके ऊपर हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर पेपर टॉवल प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर हम एक वेट रख देते हैं। वेट इसलिए रखते हैं ताकि अच्छे से हमारे ये जो आरएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाए हमारी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा, यानी कि जो वाटर जो वो ऊपर को राइज होगा। सो जब वाटर ऊपर उठेगा तो जेल भी ऐसे ऊपर को आएगा ना, ठीक है, जेल भी ऊपर आएगा। सो जेल के साथ साथ जो हमारा आरएनए है, ठीक है, हमारा जो सैंपल में आरएनए है वो आरएनए भी क्या होगा, ऊपर आएगा साथ में। तो ऊपर आते वक्त वो इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा। फिर जो हमने ऊपर ये वो लगाए हुआ पेपर टॉवल, तो पेपर टॉवल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, ठीक है। इनको हमने इसलिए लगाया ताकि वो गीले हो जाए, तो हमें पता लग जाए कि हमारा जो वाटर है जो ऊपर जो हमने नीचे सॉल्यूशन डाला हुआ वो क्या है, ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा जो आरएनए है वो भी मतलब ट्रांसफ़र हो गया होगा हमारी मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इसलिए हम इन पेपर टॉवल्स का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो ये जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जेल की मेम्ब्रेन थी और ये हमारे पास नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर आरएनए प्रेजेंट होगा उसी तरीके से यहाँ पर भी आरएनए प्रेजेंट होगा हमारी मेम्ब्रेन पे, यानी कि इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, दोनों की लोकेशन सेम होगी। यहाँ पे जिस पोजीशन पे ये आरएनए प्रेजेंट था उसी पोजीशन पे ये आरएनए भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रोब का यूज़ करते हैं। प्रोब क्या होती है, प्रोब एक कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये कोई डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आरएनए की डिटेक्शन करें तो हम यहाँ पर डीएनए का यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज़ करेंगे। ये प्रोब क्या होती है, इस पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे अगर इस पर आपकी जी सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और जो आपका आरएनए है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको मतलब अपनी जो नाइट्रोसेल्यूलस मेम्ब्रेन है उस पर ट्रांसफ़र किया हुआ, तो इस आरएनए पर कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि सी जी, ठीक है। ये आरएनए हो गया आपका और ये प्रोब हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट होगी। तो अब क्या करेगा, हम इस रेडियो एक्टिव को लेबल कर देंगे, ठीक, तो हम इस प्रोब को लेबल कर देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ हम क्यों उसको लेबल करेंगे, ताकि जब हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करें, ठीक है, तब हमें क्या हो, इसको हम ईजिली विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव कहती है कि ग्लो करती है, ठीक है, उसकी वजह से हम ईजिली ये डिटेक्ट कर सकेंगे कहाँ पर हमारा प्रोब जो है वो आरएनए के साथ बाइंड हुआ है। ओके, इतनी बात क्लियर है। सो जैसे हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोब को पूरे इसमें मेम्ब्रेन में डाल देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इस प्रोब को सीक्वेंस मिलेगी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वो ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऑपोजिट, ठीक है, तो वहाँ पर अगर जाकर ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो ये यहाँ पर अटैच हो गया, एक यहाँ पर अटैच हो गया, और बाकी जो है ये इसको नहीं मिला अपना कॉम्प्लीमेंट्री, ये ऐसे ही रह गया, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला। यहाँ जाके ये क्या कर दिया, इसने बाइंड कर दिया, यानी कि एक हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड क्या मतलब, जब दो चीज़ें मिलती है तभी तो हाइब्रिड बनेगा। यहाँ पे क्या मिला, यानी कि हमारा डीएनए मिला और आरएनए मिला, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए जाके आपस में बाइंड करके उन्होंने एक हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या कि यहाँ पर एक बैंड देखने को मिलेगा, यानी कि जब हम विजुअलाइज करेंगे तब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगी, ग्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दी। अब उसके बाद हम करवाएंगे इसकी वॉशिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज वॉशिंग। फिफ्थ स्टेप था, ये आपका फोर्थ स्टेप था और ये फिफ्थ स्टेप है। उसको हमने वॉशिंग करी। अब वॉशिंग में क्या होता है, जब जहाँ जहाँ पर ये नहीं बाइंड है उसको हम वॉश ऑफ कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये तो प्रूफ तो रेडियो एक्टिव है ना,
यहाँ पर तो हमें फिर अगर विजुअलाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर भी जो है वो ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगी। फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पर वो बाइंड है, कहाँ पर वो सिर्फ प्रोब की वजह से देखने को मिल रही है हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अनबाइंडेड है हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है, यानी कि रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमने सारे जो अनबाइंडेड थे उनको निकाल दिया, तो अब हमें सिर्फ यही जो है वो बाइंड किए हुए रह जाएंगे। ठीक है, अब हमें सिर्फ यही देखने को मिलेंगे, और जो भी थे हमने एक्सेस में इन सभी को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, जो कि बाइंड नहीं किए हुए हैं। अब हमारे पास सिर्फ जो है हमारे पास डिज़ायर्ड, ठीक है, जो डिज़ायर्ड RNA है सिर्फ वही प्रेजेंट है। देन हम क्या करेंगे, इसकी विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, देन हम इसकी विजुअलाइजेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी मीन्स हम यहाँ पे एक्सरेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सरेज की प्रेजेंस पे ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब होगा जिसके साथ बाइंड किया हो क्या करेगा, ग्लो करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो प्रोब है वो यहाँ पे बाइंड किया हुआ और RNA जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे RNA प्रेजेंट है। तो अब जैसे हम इसके एक समराइज़ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू। जैसे हमारे पास ये सैंपल था, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सेल है, ठीक है, मान लो सेल है। ठीक है, इस सेल से हमने क्या किया, RNA को आइसोलेट कर दिया। ठीक है, RNA को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमने RNA को एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दी तो उसके जो RNA है वो सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनके साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे ही उसने क्या कर दिया, खुद को सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसकी ब्लोटिंग करवा दी, यानी कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ठीक है, हमने इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करवा दिया। यहाँ पे मेम्ब्रेन हम यूज़ करेंगे नाइट्रोसेल्युलोज या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कर दी, यानी कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे हमने बहुत सारे जो वो प्रोब डाल दिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोब। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा मतलब RNA, ठीक है, यहाँ पर ये मान लो अपने इसने बाइंड कर दिया। ठीक है, देन हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, वॉशिंग। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जो बाइंड किया हुआ था वो रह जाएगा और बाकी सारे जो एक्सेस प्रोब थे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन की, तब हमें क्या हुआ, ये जो था वो देखने को मिला। ठीक है, हमने विजुअलाइजेशन की तो हमें ये देखने को मिला। सो ये पूरा जो था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि कैसे जो है ये हमने जो है वो RNA को डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, नदर्न प्रोटीन के थ्रू। अब हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस। ठीक है, कि इसके क्या एडवांटेजेस है। तो जैसे इसमें सबसे पहले कह सकते हैं हम इसको यूज़ करते हैं फॉर दी डिटरमाइनिंग दी जीन एक्सप्रेशन ऑन टिश्यू ऑर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, कि किसी टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, में हमारा जो जीन है वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि जो ओंकोजीन है, ओंकोजीन्स मीन जो
कैंसर कोजिंग है, ठीक है, कैंसर कोजिंग। कि जो कैंसर कोजिंग जीन है कहीं वो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं कर रही, वो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो खुद को कम एक्सप्रेस तो नहीं कर रही, ठीक है। अगर ये ओंकोजीन खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी तब तो कैंसर हो जाएगा ना, है ना। तो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे जो जीन प्रोडक्ट का साइज़ है हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट की स्क्रीनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट होता है उनकी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो हम देखना चाहते हैं डिज़ायर्ड जीन, ठीक है, वो क्या किया है, बनी भी है या नहीं बनी है, खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। हम उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सो दैट्स द लेक्चर अबाउट नदरन ब्लॉटिंग। और नदरन ब्लॉटिंग में ये याद रखना कि हम हमेशा जो वो हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे, नदरन में भी और सदरन में भी, ठीक है। जो वेस्टर्न होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन उसमें हम वर्टिकल का यूज़ करते हैं। सो आपकी जो नदरन एंड सदरन है वो बेसिकली क्या है, सेम ही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अगर आपको नदरन समझ आ जाएगी तो आपको ईजिली जो वो उसको भी समझ पाओगे आप, जो आपकी सदर्न ब्लॉटिंग है उसको भी समझ पाओगे। सो दैट्स द लेक्चर अबाउट नदरन ब्लॉटिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।